सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। जनादेश का क्या है संदेश, ये देश है हमारा के आज के एडिशन में। ये किया कैसे, हुआ कैसे, पूरी गेम पलट दिया। जिंदगी की हसीन राहों में काफिले हसरतों के लुट भी जाते हैं, जाम को उठाने वाले सुन जाम हाथों से छूट भी जाते हैं। जीती हुई बाजी कैसे हार जाते हैं, कांग्रेस सीखना चाहिए आदमी। लोटा से कम इनको मिला है। अरे मैं लोटा का लोटा मिला इनको, सुनिए, और कह रहे हैं आपका बेस नहीं है। भैया ये देखो भाई, जब गांधी जी की हत्या हुई थी उस समय जेपी का एक विचार भी पढ़ लीजिए। जिसका मुख्यमंत्री अमेरिका गया, खालिस्तानियों से मिला, बोल खालिस्तानी मुर्दाबाद। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी ने पानी पी पी कर बीजेपी के 400 प्लस वाले नारे पर खूब तंज कसा, खिल्ली उड़ाई, मजाक उड़ाया। लेकिन 4 महीने बाद व्यूअर्स, स्थिति ऐसी हो गई कि कांग्रेस के अपने ही घर में घमासान छिड़ गया है। हरियाणा में कांग्रेस अपनी जीत पक्की मान रही थी, यह सुंदर सपना सपना ही रह गया। हालत यह हो गई कि हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों का सक्सेस रेट 55% रहा, जबकि 8 रैलियों और रोड शो करने वाले राहुल गांधी का सक्सेस रेट 33% पर सिमट गया। उधर 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए तो वहां भी कांग्रेस आधी रह गई, और जब मंथन के लिए कांग्रेस की टीम बैठी तो राहुल गांधी ने यह तक कह दिया कि पूरे चुनाव में नेताओं ने पार्टी हित को नीचे और अपने निजी हित को ऊपर रखा। हार का साइड इफेक्ट ऐसा है कि इंडिया अलायंस के तमाम साथी कांग्रेस को लताड़ चुके हैं। इसी बीच यूपी उपचुनाव के लिए अखिलेश यादव पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुके हैं। पहले तो उन्होंने हरियाणा का रिजल्ट आते ही अपने 6 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की, और इसके बाद जयप्रकाश नारायण जयंती के बहाने बीजेपी से 2-2 हाथ करने के लिए वो निकल पड़े हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि हरियाणा की हार कांग्रेस के लिए चौतरफा मुसीबत लेकर आई है। आज इसी सवाल पर जनता जनार्दन के बीच, मेरे युवा मित्रों के बीच होगा सबसे बड़ा पॉलिटिकल मंथन, सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। जनादेश का क्या है संदेश, ये देश है हमारा के आज के एडिशन में इसी विषय पर चर्चा। हरियाणा में हार के बाद जब कांग्रेस मंथन के लिए बैठी तो राहुल गांधी का गुस्सा खुलकर सामने आ गया। सूत्रों का कहना है कि बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि पूरे चुनाव में पार्टी हित दूसरे नंबर पर और नेताओं का हित सबसे ऊपर रहा। बड़ी बात यह है कि मंथन वाली इस बैठक में कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, कैप्टन अजय यादव को नहीं बुलाया गया। विस्तार से हरियाणा के चुनाव की समीक्षा करी, आपस में मतभेद से लेकर के बहुत सारी चीजें हैं, और सबके ऊपर हम लोगों ने भी चर्चा करी है और आगे भी चर्चा करेंगे। हरियाणा में हार के बाद उद्धव गुट, टीएमसी, उमर अब्दुल्ला, शरद पवार गुट से लेकर अरविंद केजरीवाल तक कांग्रेस को लताड़ चुके हैं। ओवर कॉन्फिडेंस मत करना, कभी भी किसी भी चुनाव को हल्के में ले लेना चाहिए। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती है। पीएम मोदी ने भी हरियाणा के नतीजों के बाद कांग्रेस पर अब तक सबसे बड़ा हमला किया। बीते कुछ समय से भारत के विरुद्ध भांति भांति के षड्यंत्र चल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही है। कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी और उनके चट्टे बट्टे इस खेमे में शामिल है। देशभक्त हरियाणा ने आज ऐसी हर साजिश को भी मुंह तोड़ जवाब दिया। वो खुद ही क्या है बोले तो उनकी पार्टी टेररिस्ट की पार्टी है, लिंचिंग करते हैं, मारते हैं।
हरियाणा में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद अब यूपी में उपचुनाव को लेकर माहौल गर्म है। पहले अखिलेश यादव ने 6 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की और फिर जेपी की जयंती के बहाने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये सरकार गूंगी बहरी तो है ही, लेकिन आजकल इसको दिखाई भी नहीं दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि वो सभी त्योहारों को मनाती है। बताओ, हम समाजवादियों को त्योहार भी नहीं मनाने दे रहे हैं। आज ये त्योहार नहीं होता तो ये बल्लियां और ये बैरिकेडिंग और टीन के शेड समाजवादियों को नहीं रोक सकते थे। तो आज हरियाणा के जनादेश और इसमें छुपे संदेश पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो एक बार फिर आपका अभिनंदन है, लेकिन आज की चर्चा के बड़े मुद्दे क्या हैं? हरियाणा में बीजेपी की बंपर जीत से किसान, जवान और पहलवान वाला नैरेटिव ध्वस्त हो गया है। क्या वो बीजेपी के खिलाफ नहीं है? दूसरा, कांग्रेस में गुटबाजी से राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान पर एक सवाल है। जो पूरे देश में मोहब्बत फैला रहे थे, उनकी पार्टी में ही मोहब्बत नहीं है। सोचिए, आप पूरी शहर में मोहब्बत फैला रहे हैं, लेकिन आपके घर में ही मोहब्बत नदारत है, आपस में घर वाले लड़ रहे हैं। तीसरा प्रश्न आज का है, मुद्दा है, बीजेपी की जीत का असर क्या दूसरे राज्यों पर पड़ेगा या हर राज्य के हालात अलग है? क्योंकि महाराष्ट्र में माना जा रहा है कि शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस की पकड़ है, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की। कांग्रेस की हार के बाद, चौथी बात यह है, कांग्रेस की हार के बाद बीजेपी को रोकने में अखिलेश की भूमिका बढ़ जाएगी। यह अखिलेश यादव की भूमिका बढ़ेगी, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। तो एक बार फिर अभिनंदन है आपका इस चर्चा में। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए हमारे मेहमानों का। सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लोकप्रिय प्रवक्ता का अभिनंदन है। तहसीन पूनावाला है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस की विचारधारा को अपार समर्थन देते हैं, कांग्रेस परिवार यानी गांधी परिवार के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। मेरे साथ सत्य प्रकाश मिश्रा हैं, जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं। मेरे साथ कुलदीप कुमार है, विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में अखिलेश कटियार जी हैं, अखिलेश यादव की पार्टी के यानी समाजवादी पार्टी के, बहुत बहुत अभिनंदन है। सुधांशु त्रिवेदी, क्या होना था, क्या सपने थे कांग्रेस के, लेकिन ये क्या हो गया हरियाणा के अंदर? ये किया कैसे, हुआ कैसे, और सारी पूरी गेम पलट दिया आपने? जो हुआ उसे 2 लाइनों में कहना चाहूंगा कि जिंदगी की हसीन राहों में काफिले हसरतों के लुट भी जाते हैं, जाम को उठाने वाले सुन जाम हाथों से छूट भी जाते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं, हरियाणा में जो मुद्दे थे वो वास्तविकता में आपको नजर ही नहीं आए। आपने कहा किसान, पहलवान, ये सब कोई जवान, ये मुद्दा नहीं था। सबसे बड़ा मुद्दा है ममन खान। क्यों? सबसे बड़ी जीत हरियाणा में कहां हासिल हुई है? ममन खान को 98,000 से जीते हैं, हुड्डा साहब 70,000 से जीते हैं, और मेवात के इलाके में कांग्रेस 40,000, 45,000, 48,000 से जीती है। देश के लिए विचार करने का विषय है। लोकसभा में सबसे बड़ी जीत कहां हासिल हुई है? असम की धुबरी सीट पर कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं। राहुल गांधी की 3 गुना ज्यादा बड़ी जीत उन्होंने हासिल की है, और जबकि असम में जाकर आप किसी से पूछिए तो धुबरी को मिनी बांग्लादेश कहा जाता है। बस बहुत स्पष्ट समझना चाहिए कि कौन किन वोटों के आधार के ऊपर और कौन कौन सा मुखौटा लगाकर लोगों के सामने आना चाहता है। पर हरियाणा की जनता, विवेकपूर्ण जनता, बहुत समझदार थी। और अब हरियाणा का चुनाव हो गया तो मैं एक और फैक्ट कहना चाहता हूं। अग्निवीर के मुद्दे को इतना उठाया गया। भारत की आबादी कितनी है? 140 करोड़। भारत में सेना कितनी है? 14 लाख। एक साल में कितना रिक्रूटमेंट होता है? 12, 13, 14 हजार, इससे ज्यादा नहीं होता एक साल में। अगर कोई हमारे मन में खोट होता, मोदी जी के मन में, तो हम ठीक है 14,000 ही वैकेंसी निकालते और 14,000 को रख लेते। वो उन्होंने कहा नहीं, 50,000 वैकेंसी निकालेंगे ताकि जो बाकी लोग हैं ट्रेंड होकर नए ढंग से आगे जाएंगे। पर आप कल्पना करिए, 140 करोड़ के देश में 14,000, 0.0001% के लिए देश के नौजवानों को भड़काकर आग लगाने का काम किया गया। आप सोचिए कि किस ढंग के नैरेटिव सेटअप करने का यह प्रयास किया जाता है। और फिर मैं एक बात जो कह चुका हूं उसको फिर रिपीट करता हूं। लोकसभा में क्या कहा था? हर परिवार की महिला को 1 लाख रुपए देंगे।
देश की आबादी 140 करोड़, 4.5 लोग पर पर्सन पर परिवार हैं औसतन। भारत में 4.5 से डिवाइड करिए 31 करोड़ आता है, यानी 31 लाख करोड़ हम बांट देंगे। और भारत की रेवेन्यू रिसीव्ड जो पिछले बजट में 26,80,000 करोड़ है, 26,80,000 करोड़ भारत सरकार की आमदनी है। और देश में भड़का रहे हैं कि हम 31 लाख करोड़ बांट देंगे, और हकीकत है कि जब बांटने की बात आई तो टॉयलेट पर टैक्स लगाना पड़ गया। जी, इसलिए मैं अंत में सिर्फ यह कहूंगा, हरियाणा में पहलवानी का एक दौर बहुत देखने को मिला, जो उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्र में सभी ने सुना होगा कि मल्लन से मल्ल घनेरे, मल्ल पहलवान को कहते हैं ना, मल्लन से मल्ल घनेरे, बाहर ना तो घर में भतेरे, यानी बाहर कुश्ती लड़ने को ना हो तो घर में एक दूसरे को पटकने के लिए तैयार। तहसीन पूनावाला, वो क्योंकि आप महाराष्ट्र से आते हैं, पुणे मुंबई से आते हैं, तो फिल्मी भाषा को समझते होंगे। मतलब एक फिल्म आई थी सनम बेवफा, तो मतलब आप चुनाव क्या हारे, बेवफाई, सपा, शिवसेना, आम आदमी पार्टी सब बेवफा हो गए, आपके दिन क्या बदले? नहीं, हमने कब आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी या महाराष्ट्र में शिवसेना को बेवफा कहा? अगर किसी को ये गलत फहमी है नहीं, कि वो बेवफा हो गए आपसे, आप नहीं। अच्छा, वो हमसे बेवफा, ब्रेकअप वो करने के मूड में है। कौन करने? वो ब्रेकअप करने के मूड में है, लेकिन रिलेशनशिप में हम कमिटेड है, हम कमिटेड रिलेशनशिप में है। इसमें मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक हूं इनके साथ, हम यहां नहीं लिखते। तो देखिए, सवाल यह है 2 या 3, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या वो मेरे हक में फैसला करेगा? हरियाणा की हकीकत हम सब जानते हैं, दिल को खुश रखने के लिए सुधांशु जी ये ख्याल अच्छा है, जानते हैं कौन जीतने वाला था, क्या हुआ और क्या हो गया, ये भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आपका सर्वे भी जानता है। अब जो हो गया उस पर बातचीत करते कोई मतलब नहीं है। गठबंधन हुआ नहीं हुआ इसको देखकर या हरियाणा के चुनाव को देखकर अगर कोई पार्टी सोचती है कि वो कांग्रेस को डोमिनेट करेगी, तो ये उनकी गलतफहमी है। ये बात मैं कंसीड करता हूं, मैं ये बात कंसीड करता हूं कि सपा बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल कंसीड करता हूं, तो उनका अधिकार है, वो वहां पर बड़ी पार्टी हो, बड़ी पार्टी की भूमिका में होनी चाहिए। लेकिन अगर संजय राउत सोचते शिवसेना के अंदर, जिनकी पार्टी का सिंबल चले गया, नाम चले गया, विधायक चले गए, मुख्यमंत्री साहब को पता नहीं कि उनके विधायक जा रहे हैं दूसरे स्टेट के अंदर, उनकी सरकार के होते, कि वो कांग्रेस को डोमिनेट करेगी, तो मुझे लगता है गलतफहमी है। तो वो समीकरण बनेंगे चुनाव के पहले, लेकिन कांग्रेस आज भी महाराष्ट्र में नंबर 1 पार्टी के रूप में आएगी या भाजपा आएगी, कोई और पार्टी नंबर 1 या नंबर 2 आने वाली नहीं, ये बात सही है। दूसरी चीज, जहां तक हरियाणा का सवाल है, मुझे लगता है अगर आम आदमी पार्टी को ये लगता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है, जो उनके विधायक है, वो आके कहते हैं देखिए अगर हमारे साथ गठबंधन होता, आप सब एजुकेटेड लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, आप सब उसका डेटा देख लीजिए, मैं बता देता हूं, कोई भी पार्टी, कोई भी सीट में आम आदमी पार्टी प्लस कांग्रेस बीजेपी को नहीं हराती। इनफैक्ट अगर आम आदमी पार्टी चाहती और वाकई चाहती बीजेपी को हराना, तो अपने कैंडिडेट्स को विड्रॉ करते 1.7% कांग्रेस को मिल जाता, लेकिन नहीं चाहती थी। ये जो है कि कांग्रेस के एक्सपेंस पे बड़ा होना, ये गलत है। अगर दिल्ली में वो चाहे गठबंधन हो तो बड़ी पार्टी है। वो कह रहे हैं हमारी हसरत का ख्याल रखते तो अलग शाम होती, अगर साथ साथ चलते तो कुछ और बात होती। अरविंद केजरीवाल संयोजक है आम आदमी पार्टी के, पूर्व मुख्यमंत्री, वो कहते हैं अति आत्मविश्वास मत करना, कभी किसी भी चुनाव को हल्के में ना लेना। और आम आदमी पार्टी के कई और विधायक कह रहे हैं कि कांग्रेस की लुटिया तो डूबनी थी, डूब गई। कांग्रेस अति आत्मविश्वास वैसे ही डूब गई जैसे राजेंद्र नगर में वो पानी चला गया था बेसमेंट के अंदर। कांग्रेस की हार की वजह 17 रिबेल्स, जो लोगों ने दिल्ली में कांग्रेस को समाप्त किया, ये 17 रिबेल्स की बात अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी में करना तो बेहतर होगा। यहाँ पे मुझे इन्विटेशन नहीं है कांग्रेस वर्किंग कमेटी का। केसी वेणुगोपाल को बताइए, आजकल काफी चर्चा में है वो जी। मैं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को भी जी, मैं कुलदीप कुमार जी का रुख करता हूं। कुलदीप कुमार जी, मतलब आप ज्ञान दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, इनके समर्थन से आपने सरकार बनाई पहली, आप ज्ञान दे रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता ज्ञान दे रहे हैं। नहीं अमीश भाई, हम किसी को ज्ञान नहीं दे रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि अति आत्मविश्वास नुकसानदेह होता है, और जीती हुई बाजी कैसे हार जाते हैं कांग्रेस सीखना चाहिए आदमी को, कैसे हारते सीखना चाहिए इन लोगों से। हमें ये समझना चाहिए कि जब इंडिया अलायंस देश में चुनाव लड़ता है एक साथ, तो भारतीय जनता पार्टी, केजरीवाल जी का लेटर था ना, मैं लिखकर देता हूं, गुजरात में मेजॉरिटी आ रही है, तहसीन भाई वो लेटर वैसे ही जीतना था। तहसीन भाई उसके लिए बताता हूं, प्ले करो ना, आप भी मैंने कहा जीती हुई बाजी कैसे हारते कांग्रेस सीखना चाहिए, और जहां पर कोई आपका बेस ना हो, आपका संगठन ना हो, वहां जाकर नोटा से कम मिला, मेरे बेस नहीं है, नोटा से कम इनको मिला है। अरे मैं तो आपकी बात ही नहीं कर रहा, नोटा से कम मिला है, मैं तो आपकी बात नहीं कर रहा। लोटा मिला इनको, सुनिए, और कह रहे हैं आपका बेस नहीं है। भैया ये देखो, नोटा का लोटा मिला और कह रहे हैं आपका बेस नहीं है।
आपको नोटा से कम मिला है। अरे आपको वो कह रहे हैं नोटा का लोटा मिला है आपको, और कह रहे हैं इनका बेस नहीं कह रहे हैं। जिसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। भैया वो आईबी वाले को लाइए ना, जिसने बताया था केजरीवाल जी नोटा की डिमांड यही लोग करते थे। तहसीन भाई देखिए आज इन्होंने कहा आज आपको पकड़ रहे हैं। इन्होंने जो आप चाहते थे वही हो रहा है, जो आप चाहते थे वही हो रहा है। इन्होंने कहा कि हमें नोटा से कम वोट मिला। मैं कह रहा हूं मैं चाहता दिल्ली था में वही हो रहा है। नहीं, चुनाव आप लड़े, इन्होंने कहा आप चुनाव आप लड़े, मैं चाहता था इन्होंने कहा अमीश भाई इन्होंने कहा ठीक है, मैं कह रहा हूं मौका देना हम तो हरियाणा में पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। जेजेपी जिसका बीजेपी के साथ गठबंधन था, जो उप मुख्यमंत्री थे, उनकी पार्टी से ज्यादा 2 गुना वोट आम आदमी पार्टी लेके आई हरियाणा के अंदर। पहली बात ये। दूसरी बात अरे बता रहा हूं, सुन लीजिए, बता रहा हूं। दूसरी बात 15 साल से दिल्ली में कांग्रेस थी, कितने परसेंट वोट पूछना है इनका दिल्ली में, कितने विधायक दिल्ली में इनके पूछना, 15 साल से थे दिल्ली के अंदर ही है। तो ये बात ना। दूसरी बात, ठीक है, आपने बोला ना, मैं पूछता हूं। मेरी पहले पूरी बात हो जाए। अमित शाह और मोदी जी के गढ़ में गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है पहली बार और 15% वोट लेके आती है गुजरात के अंदर। आम आदमी पार्टी, पूछ लीजिए तहसीन भाई लेके आ सकते हैं क्या, आम आदमी पार्टी लेके आती है वहां। ये मेरे पे कटाक्ष करने से कुछ नहीं होगा तहसीन भाई, अपने आपको आत्ममंथन करना चाहिए और ये बात निश्चित रूप सही है। आपका वोट परसेंटेज हरियाणा में, आपने कहा हम पे वोट नहीं है, हमने नहीं कहा हमने आपका वोट काटा, ये तो आप लोग कह रहे हो क्या आम आदमी पार्टी ने हमारा वोट काट लिया। मतलब आपको जिताने के चुनाव लड़ना छोड़ दें। लोकतंत्र के अंदर सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, हर पार्टी को लड़ने का अधिकार है। लेकिन हरियाणा के अंदर बता रहा हूं, इनकी मैं दिल्ली में सीटें पूछता हूं, आपका वोट परसेंटेज क्या था? केरल में बीजेपी का पूछ लेना कितना था, बता देंगे। केरल में बीजेपी का कितना था, पूछ लो कितना है, बताइए ना। बीजेपी केरल में कितना था? केरल का चुनाव बताया बीजेपी तो हरियाणा के बारे में पूछूंगा क्यों भाई? नहीं केरल में पूछ लीजिए, बता दें। अच्छा आप बताइए चुनाव कहां का हुआ अभी? अमीश भाई खड़े होकर बोलिए, कहां का हुआ चुनाव? जम्मू कश्मीर। सुनिए, केरल में 16.8% बीजेपी का वोट है, एक लोकसभा जीती है और नंबर 2। हरियाणा में वोट शेयर बताइए। मैं हरियाणा में उनका भी वोट शेयर पूछता हूं, आपका भी वोट शेयर पूछता हूं। जेजेपी से दुगना सा पूछिए, जेजेपी कितना था आपका? पूछिए जेजेपी कितना था? अरे ऐसा क्या नंबर है? जेजेपी आप बताइए जेजेपी कितना था? अरे बताइए ना, आपका वोट जेजेपी से दुगना था। आप बताइए कितना जेजेपी का? अच्छा कितना? आप बताइए जेजेपी का कितना था? 1.69%। सुन लीजिए, जेजेपी का कितना बता दें ये लोग। और आपकी दिल्ली में विधानसभा सीटें कितनी है? 0 है। मैं मानता हूं। तो मैंने कहा कि दिल्ली में वो बड़ी पार्टी है, तो दिल्ली में अगर वो डोमिनेट करे ठीक है। हरियाणा में 10 सीट मांगे, वोट परसेंटेज नोटा से कम, कहते 10 सीट दे दो। भाई मेरी बात पूरी होनी चाहिए। जी देखिए मुद्दा क्या है, आप बोले। हरियाणा के लोग बीजेपी से छुटकारा चाहते थे। जो अभी हम सुधांशु जी ने कहा, वहां किसान नौजवान सब परेशान थे, लेकिन हम चाहते थे वहां अलायंस हो। और लास्ट तक इन्होंने कहा अपने कैंडिडेट विड्रॉ कर लेते। हम लास्ट तक ये कहते रहे कि इंडिया अलायंस को चुनाव लड़ना चाहिए, इंडिया अलायंस का चुनाव लड़ना चाहिए। और जम्मू कश्मीर इंडिया अलायंस लड़ा तो वहां सरकार कांग्रेस की बनी। हरियाणा में लड़ता तो मैं दावे से कह रहा हूं वहां भी सरकार इंडिया अलायंस की बनती। ओके, वो कहते हैं कि सब अगर एक साथ आ जाते तो आप निपट जाते। देखिए अभी जो आपने देखा, ये सुविधा और स्वार्थ की राजनीति के कारण होता। दोनों की बातें बिल्कुल सही हैं कि हरियाणा में अगर आम आदमी पार्टी के पास वोट नहीं है पर उन्हें अधिकार है आगे बढ़ने का, यहां कांग्रेस के पास वोट नहीं। पर इंपॉर्टेंट बात है, कांग्रेस पास तो बहुत वोट हुआ करता था, सरकार भी थी दिल्ली में। हमारा वोट तो विधानसभा में दिल्ली में 38-39% इंटैक्ट है और लोकसभा में 54-55% मिलता है। ये बताइए, ये आम आदमी पार्टी के पास वोट गया कौन सा है? कांग्रेस का। ये वही वाला वोट गया है जिसके लिए आम आदमी पार्टी हरियाणा में कोशिश कर रही है कि तू मेरे पास आ जा। जो इन्होंने रिलेशनशिप की बात कही थी ना, वो रिलेशनशिप बड़ी मजेदार है। वो एक ही लैला के कई मजनू हैं। और कोई कहता है मैं तेरा आशिक पुराना तो देख। अब देखिए क्या हो गया, उत्तर प्रदेश में और बड़ी समस्या हो गई है। मुलायम सिंह जी ने कहा था अखिलेश से कभी घर मत दिखाना कांग्रेस को, अब उन्होंने घर दिखा दिया है। तो जानते क्या हो गया है उत्तर प्रदेश में? स्थिति क्या है कि वही पुराना वाला वोट बैंक जिसका पुराना आशिक कांग्रेस है और आज का जो है समाजवादी पार्टी है। अब वो पुराना आशिक अगर लौट आए तो पुरानी फिल्मों में होता था ना, जब वो लौट आता था तो बड़ी समस्या हो जाती थी। ये सारा झगड़ा इसी का है। मगर इन्हें गीता का ज्ञान ध्यान रखना चाहिए। जो कल किसी और का था आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। लड़ाई मत लड़ो तो ज्यादा। अच्छा अमीश भाई कुलदीप कुमार से 70 अखिलेश इन्होंने कहा, मुझे पूछना है कि 2013 में 28 सीटें इनके पास थी, 2013 में 32, आपके पास 28 थी। 32 थी, हाँ 32 सीटें थी। आज 2024 में हम लोग खड़े हुए हैं, 8 सीटें। कितनी सीटें इनके पास? 8। इनका वोट बैंक कहां गया? इनकी सीटें कहां गई?
कौन लेके चला गया? आम आदमी पार्टी, जो काम की राजनीति करेगा, जो शिक्षा और स्वास्थ्य की राजनीति करेगा, उसको जनता चुनती है, उसको जनता वोट देने का। कांग्रेस की 8 सीटें थी, वोट 22-23% था, इन्होंने आपकी पालकी ढोई और वो 750 है हमारे पास, वोट लेंगे। 50 है। ये बात तो आपने कांग्रेस का वोट लिया। मैंने क्या बोला? अगर 22 उनके पास, आपने कांग्रेस को निपटाया, मैंने कहा कांग्रेस के कंधे पे अमीश भाई बिल्कुल नहीं, उन पे 22 था, हम पे आज 54 है। वो वैसे एक इनकी तारीफ करनी पड़ेगी, बात बोलूं, इन्होंने गुजरात में शानदार प्रदर्शन किया, कांग्रेस का वोट हाफ कर दिया, पंजाब में कांग्रेस का स्विच ऑफ कर दिया, दिल्ली में कांग्रेस को साफ कर दिया, फिर ये कहते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस माफ कर दे। ऐसा नहीं समझेगा। अच्छा ठीक है, और दिल्ली की अमीश भाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी, बीजेपी और आम आदमी एमसीडी से, ये तो कांग्रेस के अमीश पीछे भाई पड़ गए हैं पूरी तरह दिल्ली के से। एमसीडी में 15 साल से बैठी भाजपा को भी दिल्ली से साफ कर दिया झाड़ू ने अब की बार। ठीक ये बता दूं आप लोगों को। ठीक है, ओके। स्टैंडिंग सत्यप्रकाश काउंसिल सारे मिश्रा, हमारे जीत ये गए। हो क्या गया, ये हो क्या रहा है? मौसम का जादू है। एक आप लोगों ने सिनेमा से बात को शुरू की थी कि वो कह रहे हैं अब कि हम आपके हैं कौन, उसमें एक लाइन है, ये मौसम का जादू है मितवा, ना अब दिल पे काबू है मितवा। और ये दोनों दीवाने सब जुटे थे, पतझड़ के मौसम में जुटे थे, कुछ पत्ते इन्होंने चुने थे, उन पत्तों में खुद से आग लगाई। पहले तो उनका घर नहीं जुड़ा हुआ था, वो महाभारत जोड़ने निकले थे, लेकिन घर का पता नहीं, घर फूटा फूटा था, तो सब लूटा लूटा हो गया उनके साथ। अब ये सवाल इसलिए पूछ रही है आम आदमी पार्टी, दिल्ली का चुनाव आना है, महाराष्ट्र का चुनाव है, न तो शिवसेना भी उनको कोस रही है। हमारे मोहल्ले में छोरा हुआ करता था, जब वो फेल हो गया तो बोला सब ट्यूशन पढ़ाने पहुंच गए उनको। तो वो राहुल गांधी की वही स्थिति है, छोरा फेल हो गया फिर से। पहले हमने सुना था एक गाने में कि जलेबी बाई होती, इस बार सुना जलेबी भाई भी है। तो जब ऐसी स्थिति है, थोड़ी सी सीरियस पे आते हैं। वास्तविकता सुधांशु त्रिवेदी जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में हरियाणा की पूरे गणित को राष्ट्र के सामने रखा है कि यह चिंतनीय विषय है कि क्यों ऐसी घेटुइज्म वोट बंदी में वोटों में भी हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो सरकार वहां चल रही थी, और नरेंद्र मोदी, बताइए हरियाणा के जो नतीजे है, आपको उम्मीद था यही नतीजा है? बिल्कुल, मैं आपके डिबेट में खड़ा था और मैंने ये कहा था कि राहुल गांधी ने जिस दिन कहा कि मुझे आम आदमी पार्टी से समझौता हरियाणा में करना है, उसी दिन समझ गया था कांग्रेस की नैया वहां डूबी हुई है। वो थोड़ा एक मैसेज देना चाहती है आम आदमी पार्टी के साथ। एक बात बताइए, विनेश फोगाट के लिए सब लड़ रहे थे दिल्ली में, आम आदमी पार्टी लड़ रही थी, कांग्रेस लड़ रही थी, आखिर आम आदमी पार्टी ने विनेश फोगाट के खिलाफ प्रत्याशी क्यों उतारा? ये इस बात का सबूत है कि कहीं न कहीं इन दोनों के बीच ऐसी अधिकार है वो उनको, हाँ, अधिकार है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो लड़की खेलने गई थी राष्ट्रमंडल खेलों में, ओलंपिक में पदक जीत कर आई, कम से कम आम आदमी पार्टी को इतना तो करना चाहिए था। अब सवाल है कि अखिलेश जी ने कुछ कहा है नीतीश जी के बारे में। जी। अखिलेश जी, आप में एक चीज बचा है जेपी का, आप किस नीतीश जी को कह रहे हैं वापस जाने, और किनके साथ कह रहे हैं जिन्होंने जेपी की हत्या की, उनके विचारों की हत्या की, संविधान की हत्या की, सबको जेल में डाला, उसके साथ कह रहे हैं? राहुल गांधी से भी चढ़वा लीजिए एक फूल, जेपी पर मान जाएंगे, अंबेडकर पर मान जाएंगे। अखिलेश कटियार जी, एक तो आपका नाम बहुत अच्छा है क्योंकि अखिलेश यादव का भी की पार्टी से आप आते हैं। कटियार साहब, एक सवाल मेरा आपसे ऐसा है कि एक तो आपने जले पे नमक छिड़का, जले पे नमक कैसे छिड़का? कांग्रेस एक दिन पहले हारी थी, अगले दिन आपने 6 लोगों की टिकट मतलब 6 सीट्स अनाउंस कर दी। पॉइंट नंबर 2, अब जिनको आपने आह्वान किया उन्हीं पार्टी के नेता प्रवक्ता कह रहे हैं कि जेपी की बात करने का तो अधिकार ही नहीं है समाजवादी पार्टी को, वो तो मूलतः एक परिवार की पार्टी है। हम लोगों ने जयप्रकाश जी के नाम पे 750 करोड़ में एक बहुत बड़ा सा इंटरनेशनल सेंटर बनाया कि यहां नौजवान लोग वहां जाएं। इस देश के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, लोकतंत्र सेनानी थे, जिन्होंने इस देश को बनाया है, संविधान के लिए जिन्होंने जीवन दिया, उनके बारे में नौजवान पीढ़ी जाके पढ़े। लेकिन 10 साल हो गए, बीजेपी ने उस पर ताला लगा रखा है। माननीय अखिलेश यादव जी जब माल्यार्पण करने जाते हैं तो आप वहां पुलिस लगा देते हैं। और अच्छा, क्या मेरा प्रश्न है, क्या माल्यार्पण करने से विचारधारा, जेपी की जो विचारधारा थी, जयप्रकाश नारायण इस देश के स्वाभिमान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जेपी बहुत बड़ा नाम है, क्या माल्यार्पण करने से उनकी विचारों को आप ले लेते हैं या उनके विचारों को जीवन में उतारना पड़ता है? क्या जेपी के परिवार का कोई सदस्य पॉलिटिक्स में था? बताइए मुझे आप। जब ये जनता पार्टी बनी थी, जिसके सूत्रधार जेपी साहब थे, जिसमें सारे भाजपा के नेता शामिल हुए थे, उस पार्टी की जो गाइडलाइन बनी थी, घोषणा पत्र बना था, उसमें लिखा था गांधीयन हम समाजवादी विचार जमीन पर उतारेंगे। सुधांशु जी इस बात बताएंगे आगे आपको। और जब गांधी जी की हत्या हुई थी
और जिन लोगों ने हत्या की थी उस समय जेपी का एक विचार भी पढ़ लीजिए, उन्होंने आरएसएस के बारे में क्या बोला था। ये आरएसएस के चलाने वाले लोग, आरएसएस के जो सरकार चला रहे हैं, वो उस पे ताला लगाने से जेपी के विचारों पे ताला नहीं लगता। पॉइंट आपकी बात, जेपी के विचारों पे ताला नहीं लगता। वो कह रहे हैं कि जननायक थे जेपी के एनआईसी पर ताला लगाकर उनके विचारों पर आप ताला नहीं लगा सकते। और अखिलेश तो फ्रंट फुट पे खेल ही रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। निश्चित रूप से जेपी के से माफी किसको मांगनी चाहिए? जेपी ने आंदोलन किसके विरुद्ध किया था? अभी सत्यप्रकाश जी ने बहुत सही ढंग से बताया, कांग्रेस के विरुद्ध। नारा था जाग उठी तरुणाई है, जेपी ने अलग जगाई है, भारत के सब युवकों जाको नई समग्र क्रांति फिर आई है। यह था उस समय। मुलायम सिंह जी भी युवा थे और नीतीश कुमार जी भी युवा थे और लालू प्रसाद यादव जी भी युवा थे, और दो ही चीजों के विरोध में थे। समाजवादी थे, बिल्कुल मैं मानता हूं। गांधीवादी समाजवाद की दो खास बातें थी, एक जात पात की बात नहीं करनी और परिवार की बात नहीं करनी। आज दोनों ही तो छोड़ के किनारे कर दिया। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं वास्तविकता में क्या है कि आज याद करिए, जब नीतीश कुमार जी आरजेडी से संबंध सरकार मतलब टूटने वाली थी, आखिरी दौर में थी, कर्पूरी ठाकुर साहब की जयंती थी, तो क्या बोले थे नीतीश कुमार जी? कर्पूरी ठाकुर साहब तो अपने परिवार के किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाए और उन्हीं के विचारों का पालन करते हुए हम भी ऐसा नहीं किए। तो भाई जयप्रकाश नारायण जी से कर्पूरी ठाकुर तक तो जो विचार है वो जदयू और हमारी पार्टी निभा रही है, ना कि इनकी पार्टी। और एक मैं फैक्ट और बता दूं, यहां पर चूंकि जेपी का 42 के आंदोलन में भी रोल था और 42 में जेपी ने बाकायदा लिखा है कि 42 का आंदोलन पूरी तरह विफल हुआ, और विफल क्यों हुआ इसका भी उन्होंने डिटेल उल्लेख लिखा है। और मैं लोगों को यह भी बता दूं कि नेहरू जी जब इंटरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने 2 सितंबर 1946, यानी अंग्रेजों की सरकार रहते हुए, और उस समय शपथ लेनी थी क्वीन के नाम की निष्ठा की, तो राम मनोहर लोहिया जी को भी आमंत्रित किया गया था और जेपी से भी कहा गया था कैबिनेट में आइए, मगर उन्होंने कहा था कि हम क्वीन की निष्ठा की शपथ नहीं लेंगे, इसलिए नहीं आए थे। परंतु आज आप उसी कांग्रेस के साथ जिन्होंने क्वीन की निष्ठा की शपथ की, उसी कांग्रेस के साथ जिसने संविधान की हत्या की, गांधी जी को जब गोली मारी गई थी उस पर जेपी जी ने आरएसएस के बारे में कहा, तो वो भी कोट कर दीजिए, वो भी बड़ा बयान। बताइए कहां कहा था, बोलिए। जब जेपी जी ने, जब गांधी जी की हत्या हुई, गोडसे ने गोली मारी, उन्होंने कहा कि ऐसे राष्ट्र विरोधी जो विचारधारा है, जो धर्म, जाति और संप्रदाय के नाम पे बांटने वालों का समूह है, इन पे बैन कर देना चाहिए। जवाब सुधांशु त्रिवेदी, जवाब। ये लोग जो बात कहने का प्रयास करते हैं, मैं कह रहा हूं जेपी ने कहां कहा। जेपी आरएसएस के शिविर में भी गए और आरएसएस के शिविर में जाकर किस प्रकार से जात पात को किनारे रखकर समरसता के साथ लोग काम करते हैं उसका भी उन्होंने। और दूसरी बात, ये लोग नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी जी की हत्या बहुत बार बार बीच में आया था। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, गांधी जी कितनी गोली लगी थी बताइए? गांधी जी कितनी सिक्योरिटी मिली थी? गांधी जी को कितनी देर बाद अस्पताल ले जाया गया था? और गांधी जी की मृत्यु का सबसे बड़ा लाभार्थी कौन था? यह आज की विचारधारा और आज की युवा पीढ़ी को समझने की आवश्यकता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, नाथूराम गोडसे का बयान है कि मैंने 2 गोली मारी, अदालत में बयान। अब सुनिए, पुलिस का बयान है कि 3 गोली लगी। अब सुनिए, वहां पे 2 पत्रकार अवेलेबल थे, 2 अखबारों के, एक द हिंदू और एक न्यूयॉर्क टाइम्स। दोनों के पत्रकारों ने कहा 4 गोली लगी। यही नहीं पता कितनी गोली लगी। क्यों? क्योंकि पोस्टमार्टम नहीं हुआ। अब मैं पूछना चाहता हूं एक चीज, 13 जनवरी को गांधी जी पे हमला हुआ था, बम फेंका गया था मदन लाल पावा के द्वारा। मदन लाल पावा गिरफ्तार हुए बंबई में और उन्होंने कहा कि मैं नाथूराम गोडसे को गुरु मानता हूं। यह कब है? 13 जनवरी की बात है। उनकी हत्या से करीब 17 दिन पहले मोरारजी देसाई ने एज होम मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा कि भाई जो मदन लाल पावा उसका नाम ले रहा तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उसके बावजूद कितनी सिक्योरिटी थी ये बताइए। मेरा एक सवाल है, ये गोडसे को क्या देशद्रोही मानते हैं? अच्छा बताओ, अफजल गुरु पहले बताओ आप बताओ बटाला शाहीन बाग मेरे दिल में, शाहीन बाग में देश विरोधी घटना हो रही थी कि नहीं? बोलिए। उस अफजल को शहीद मानने वाली पीडीपी के साथ सरकार चलाने का काम इन लोगों ने किया। बोले गोडसे मुर्दाबाद, विषय आते हैं, विषय आते हैं। बोले गोडसे मुर्दाबाद, बोले गोडसे मुर्दाबाद, बोले गोडसे मुर्दाबाद, बोले गोडसे मुर्दाबाद, चिल्लाओ मत, अफजल गुरु मुर्दाबाद। मेरा निवेदन है, आप बोलो गोडसे शर्मिंदा है वालों खिलाफ बोलो, परमिशन नहीं दी और अफजल हालात का मारा वालों साथ बोलो। मैं बोल रहा हूं, बोलो हिम्मत तो बोलो, जवाब दे, बोलो ना हिम्मत तो जवाब दो। अब ठीक है, एक सेकंड, अब आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, एक करके। सुधांशु और कुलदीप कुमार जी, एक कुलदीप कुमार, आप विधायक हैं, आप सीनियर नेता है, शांत होइए। मैं बोल रहा हूं, हाँ ठीक है। महात्मा गांधी एक व्यक्ति नहीं है,
महात्मा गांधी एक विचार है, वैचारिक अधिष्ठान है। उस विचार को गौर से नहीं मारा। अरे भाई पूरी अब बोलने देंगे आप, पूरी बात बोलने आप दीजिए। देखिए उस विचार को गौर से विचार को किसने मारा मैं बता रहा हूं। महात्मा गांधी का वैचारिक अधिष्ठान था राम राज्य। महात्मा गांधी का प्रतिदिन का भजन था रघुपति राघव राजा राम। महात्मा गांधी का अंतिम वाक्य था हे राम, जो उनकी समाधि पे लिखा है। जिस दिन हलफनामा दिया गया राम झूठे थे, क्या है नहीं, विचार क्या है उस दिन हुई। मैं कहने को तैयार हूं कि गांधी के शरीर का हत्यारा मुर्दाबाद, तुम कहो गांधी के विचार का हत्यारा, गांधी परिवार मुर्दाबाद। बोलो बच्चे को बोलो गांधी के विचार का हत्यारा गांधी है। बोलिए 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 ओके ओके बोलिए बोलिए सुनिए, हो गए रघुपति अफजल हर आराम क्यों वालों की सुनिए गरम टीडीपी के साथ समझौता करके बिल्कुल सुन लो। ठीक है, एक सेकंड आप बोले 30 सेकंड 30 सेकंड एक सेकंड सुधांशु जी 30 सेकंड देन सत्यप्रकाश मिश्रा रघुपति देन तहसीन पूनावाला सबको समिति दे भगवान। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने बोला राम राज्य। राम राज्य क्या है? हर गरीब से गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, ये राम राज्य है। हर किसी गरीब को अच्छा स्वास्थ्य मिले, ये राम राज्य है। हर किसी को शिक्षा मिले, राम राज्य। दूसरी बात, बोलो गोडसे मुर्दाबाद। बोला आपने? मैंने कहा बोलो ना, शरीर का हत्यारा मैं मुर्दाबाद बोलने तैयार हूं। आप कहो आप चैलेंज करता हूं, मुर्दाबाद बोलेंगे। बोलो गांठ से मुर्दाबाद बोलो तो सही। विचार तुमने कही, विचार का हत्यारा किसका है? बोलो ना, जिसने कहा राम गोडसे मुर्दाबाद बोलो। ये गोडसे को देशभक्त मानते हैं। कुलदीप जी अब आप शांत होइए। एक मिनट में कुलदीप जी विषयांतर हो रहा है। देशों में जाके गांधी की प्रतिमा में माल्यार्पण करने वाले प्रधानमंत्री जी और उनके प्रवक्ता यहाँ गोडसे को देशभक्त मानते हैं। गोडसे मुर्दाबाद मुर्दाबाद बोलो ना, विचार मुझे बीच में मैं फैक्ट बताता हूं, सुनिए। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ये कब हुआ? ये फरवरी 2015। और आपको पता है 2.5 साल मुकदमा क्यों नहीं चला? इनकी सरकार ने परमिशन झूठ इनकी मुकदमे की डेट बोलो, मुकदमे की डेट बोलो, मुकदमे की डेट बोलो। बेकार की बात तेज चिल्ला के, तेज बोल के झूठ नहीं बोलो, डेट बोल दो। मेरी बात बता देता हूं। परमिशन दी थी दिल्ली में उनके खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ परमिशन डेट बोलो, डेट बोलो। मुख्यमंत्री पर अभी मुझे किस परमिशन दी तुमने बता दिया? देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहूंगा कि गांधी के हत्यारे की मुर्दाबाद इस देश में तमाम पार्टियां करती है और करना भी चाहिए, लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से कह दूं, सबके बीच में नहीं, गलत है ये तरीका ठीक नहीं है। अरे मैंने कह दिया गांधी का हत्यारा मुर्दाबाद। मैं तो नाम नहीं लेना चाहता उसका अपने मुंह से, मैं उस हत्यारे का नाम अपने मुंह से लेना नहीं चाहता। गांधी का हत्यारा मुर्दाबाद, गांधी के विचारों का हत्यारा मुर्दाबाद, यह भी होगा। लेकिन ये इस देश में एक पार्टी ऐसी बनी जिसका मुख्यमंत्री अमेरिका गया तो आरोप है कि खालिस्तानियों से मिला। बोल खालिस्तानी मुर्दाबाद। तुम्हारा अगर बोलो खालिस्तानी मुर्दाबाद। अरे मेरे पास मुर्दाबाद बोलो, अडानी से यारी और देश से गद्दारी। अडानी से खालिस्तानी का मुकाबला अडानी से कर रहे हैं। नहीं खालिस्तानी का मुकाबला अडानी से कर रहे हैं। अडानी से यारी और देश से गद्दारी। पूरे देश को अडानी के आगे बोलते हो। बोल के दिखा खालिस्तान मुर्दाबाद। भाई खालिस्तान मुर्दाबाद बोल दिया। खालिस्तान मुर्दाबाद हो गया, चुप बोल दो। खालिस्तान मुर्दाबाद में बताओ। पूरे खालिस्तानी आप बोलो ना। समर्थकों के साथ बोलो बोलो वाला तहसीन बोलो से मुर्दाबाद। देखिए मुर्दाबाद गांधी का एक सेकंड देखिए आप 2 टर्म के विधायक हैं, ये 2 टर्म के विधायक, आप 2 टर्म के विधायक हैं, आप 2 टर्म के राज्यसभा सांसद हैं। मेरा निवेदन है आप दोनों से सीनियर हैं, आप दोनों सीनियर हैं। कुलदीप गांधी को सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कहां मिला है? मोदी जी ने दिया है, मोदी जी ने नहीं श्रीलंका में दिया है। बताइए। मैंने दिया है मैंने दिया है। पढ़ी लिखी पार्टी मैंने दिया कह रहा है मोदी जी ने श्रीलंका में दिया। जाके देते हैं। ये तो श्रीलंका प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री श्रीलंका में मोदी जी ने कैसे दे दिया? मतलब श्रीलंका में सुनोगे तो होनी कितनी बड़ी बात है। अगर श्रीलंका का देश भी नरेंद्र मोदी चला रहे हैं
तो इससे बड़ी बात क्या है भारत के लिए? श्रीलंका मोदी जी चला रहे हैं, ये सेल्फ गोल हो गया, ये बड़ा गोल कर दिया आपने। अब तहसीन पुणे वाला देखिए, अब आपसे राय लेनी पड़ेगी भाई, ये श्रीलंका भी यही लोग चला रहे हैं क्या? अरे श्रीलंका और बांग्लादेश भी भारतीय जनता पार्टी चला रही है, बीजेपी चला रही है। एक सेकंड, अब उनको अधिकार है बोलने का। तहसीन जवाब उनसे ले रहे हो? सीरियस नहीं, ये सीरियस सवाल है भाई। श्रीलंका और बांग्लादेश भी क्या मोदी जी चला रहे हैं? ये आपके साथी पार्टी बोल रहे हैं। नहीं, ये मुझे नहीं पता। आप मेरे को, हम हरियाणा के चुनाव पे बात करें, उस पर बात करते हैं। हरियाणा पे आते हैं, हरियाणा पे देखिए बात करिए। देखिए, मूल बात ये है कि सारी बात आप लोगों ने देखा, सारी बात चलेगी महात्मा गांधी पर चलेगी, गोडसे पर चलेगी, अफजल गुरु पर चलेगी, लेकिन जो आपके जो रोजगार है उस पर नहीं की। भाजपा उस मुद्दे से भागना चाहती है। भाजपा इसी तरह मुद्दे को बहकाती है, इसी तरह पोलराइज करती है और इसी तरह मुद्दे से जाना चाहती है। आपके रोजगार के मुद्दे की बात नहीं होती है। दैट इज द पॉइंट। और हरियाणा का, लेकिन हरियाणा में रोजगार मुद्दा था। हरियाणा में कांग्रेस ने मुद्दा कोशिश किया और योगी जी और मोदी जी ने पोलराइजेशन की कोशिश की। कैसे? जो स्पीचेस दिए योगी जी ने स्पीचेस दिए, जो बटेगा कटेगा बोलेगा, उससे दो स्पीच कोट करता हूं। नीरज कुमार इनके विधायक प्रत्याशी थे, उन्होंने कहा बस हुड्डा जी सीएम बन जाएं तो हमको रोल नंबर आके दे देना, उसके बाद नौकरी गारंटी हमारी। तो नौकरी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? सुनिए, नौकरी देना चाहिए, नौकरी देना चाहिए नहीं देना चाहिए? भैया नौकरी देना चाहिए। उन्होंने कहा नौकरी, एक किसी को नौकरी नहीं दे पा रहे। 40,000 सरकारी नौकरियां दी बगैर पर्ची खर्ची के। कोई नहीं कह सकता कि किसी को सिफारिश लगी हो या किसी के द्वारा पैसा दिया गया हो। दूसरा पब्लिक कुछ कहना चाहती है नौकरी के विषय के ऊपर, आप कुछ कहना चाहती है? बोलिए, क्या कहना चाहती है? बोलिए, खड़े होकर बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, नौकरी के बारे में तो नहीं कहना चाहती, लेकिन मैं तहसीन सर से ये पूछना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी ने जैसे कहा कि नेताओं को ऊपर रखा, तो क्या मतलब आपकी पार्टी कार्यकर्ता का महत्व नहीं जानती है? उनका क्या महत्व होता है कि मतलब उनको छोड़ते ही नहीं, देखते ही नहीं है, उनका कोई महत्व ही नहीं है क्या? कह रहे कार्यकर्ता का कोई महत्व नहीं है, आपके यहाँ लीडर्स का महत्व है, शैलजा का महत्व है, हुड्डा का महत्व। ये वाजिब सवाल है। ये वाजिब है और कांग्रेस को इस पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए। और जिन लोगों ने कांग्रेस को दिल्ली में बर्बाद किया, पंजाब में बर्बाद किया, वही हरियाणा में अगर है तो फिर वो क्यों बर्बाद हुआ वो देखना चाहिए। कैसे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, किसको टिकट मिला, ये सारी चीज देखने जरूरत है। राहुल गांधी जी ने तो माहौल बना। वाले लोग आपको क्यों बर्बाद कर रहे हैं? शिवसेना आपको बर्बाद कर रही है, अलायंस वालों का नहीं, ये अलायंस का क्या है? ये तो कांग्रेस का इंटरनल है और उसको देखना चाहिए। ये अलायंस वाले लोग, शिवसेना और आम आदमी पार्टी और सपा, अंबाला, काफी और जगहों पर। अंबाला कैंट के इनके विधायक के प्रत्याशी जो थे, उनका टीवी पे बयान था कि कांग्रेस नहीं बीडी गैंग आ रहा है। तो पूछा गया बीडी गैंग क्या? कहते भूपेंद्र दीपेंद्र। ये उनके प्रत्याशी का बयान। लेकिन जले पे जो नमक छिड़का इन्होंने, मैं इस पर आना चाहता हूं, उस पर आपने जवाब नहीं दिया। मतलब दोस्त की एक दिन पहले इतनी बुरी हार हुई हो, अगले दिन बोल देते हैं ये 6 सीटें आपने अनाउंस कर दी। हमारे कांग्रेस से संबंध बहुत अच्छे हैं, हम कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस की जो चुनाव जो हरियाणा पे कितना प्यारा संबंध है ये कि 6 टिकटें अनाउंस कर दी, उनको एक नहीं दी। संबंध मकसद इनको निकालने दीजिए फिर जवाब। अमीश भाई, हमारा और कांग्रेस का जो हमारा मिला जुला मकसद है, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को हराना। आज उत्तर प्रदेश में 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी को हराना है। ये अगर जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के दिन कहा जा रहा होगा तो उनकी आत्मा को कितना कष्ट हो रहा होगा कि जिस कांग्रेस को हराने के लिए हम सब एक साथ हुए थे, आज उस कांग्रेस के साथ मिलकर ये बीजेपी को हराने के लिए साथ है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कांग्रेस से इनका संबंध बहुत अच्छा है। कितना अच्छा संबंध है? मात्र 8 महीने पहले मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान अखिलेश यादव जी की बाइट अवेलेबल है। कांग्रेस के लिए बहुत चालू पार्टी है ये, और मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कहा सपा के लिए बहुत चिरकुट पार्टी है। आप याद करिए कमलनाथ जी की वो बाइट अवेलेबल है। अखिलेश को छोड़ो, कितने सुंदर भाव, एक दूसरे के प्रति मधुर मनोभाव भरे हुए हैं। पहला मैं सपा से कहना चाहूंगा कि आप कह रहे हो बीजेपी एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रही। सर ऐसा हो सकता है कि अगर सपा पावर में आ जाए तो एक साथ 140 करोड़ लोगों को आप नौकरी दे दोगे? जो वर्दी लोग हैं उन्हें नौकरी अब भी मिल रही है। अगर आप में स्किल्स है तो आप अपनी एक लिविंग अर्न कर सकते हो। लग्जरीज देना सरकार की ड्यूटी नहीं है। अगर आप वर्दी हैं तो आपको लिविंग अर्न कर सकते हो आप भारत देश में। वर्दी मतलब काबिल। और नाम भी बता दीजिएगा अपना। रक्षित सिसोदिया। अच्छा। और सर रही नाम बात, तो पूछा वैसे आपने नहीं, जब आप अगर बात कर रहे हैं तो नाम अच्छा होता है तो और अच्छा सर पूछ लेते हैं। अरे भैया, अगर यही जात बता दी होती हरियाणा में सीएम की तो खेल हो जाता है इनका। वैसे शुक्र है आपकी जाति नहीं पूछी। आजकल तो जजेस की, यहां तक कि मिस इंडिया की भी जाति पूछी जा रही है भाई। नहीं, मैंने नाम पूछा, जात नहीं पूछी। आपने नहीं पूछा। मैं राहुल जी आपके नेता जी, उन्होंने पूछा। आपका सवाल क्या है?
खड़े होकर पूछिए। हमारा सवाल अखिलेश जी से है। आप कह रहे हैं कि अब भी किसान रो रहे हैं, तो जब आपकी सरकार थी उस समय पे तो उनका जमीन हथिया लिया जाता था, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ठीक है, दो बातें हैं। रक्षित ने पहले जॉब को लेके बात की, नौकरियां जो काबिल है उसको नौकरी मिल रही है। नहीं, हाँ काबिल है, लेकिन संविधान में जो एक व्यवस्था दी गई है कि जो लोग हजारों साल से जिन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, वो रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से उन्हें हिस्सेदारी दी जाए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक प्रोविजन है। एक बात पूरी सुन लें, फिर हम जवाब भी लेंगे। और दूसरी बात, जो ये भाई ने पूछा जमीन अधिग्रहण की, तो जो जमीन अधिग्रहण कानून बनाया था कांग्रेस ने, उसको जब भारतीय जनता पार्टी वाले जो जमीन ले लेते थे वापस करना चाहते थे, जब किसान आंदोलन, अमित भाई आप एक सेकंड जी जी जी, भूमि अधिग्रहण बिल, कैसे भूमि अधिग्रहण की जाए, कैसे उसको मुआवजा मिले, किसान के क्या हक हैं, उसकी मर्जी और राजी को ध्यान में रख के मनमोहन सरकार ने भूमि अधिग्रहण एक कानून बनाया था, जिसको खत्म करने के लिए बीजेपी ने क्या किया, और जब नहीं कर पाई केंद्र से तो राज्यों से कर दिया। ओके, मैं आपको बता रहा हूं, ये है। ओके, देखिए रोजगार की बात तो मैं बताना चाहूंगा, सबसे ऑथेंटिक डाटा होता है रोजगार का एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यानी एक भविष्य निधि खाता जिसमें कोई व्यक्ति कर्मचारी बनेगा तभी वो डिपॉजिट करता है और तभी उसका नियोक्ता भी आता है, तभी वो डिपॉजिट करता है। और जुलाई के महीने में 22 लाख नए ईपीएफओ अकाउंट बने। इसका मतलब 22 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना भविष्य निधि भी जमा करना शुरू किया और उनका एम्प्लॉयर था उसने भी जमा करना शुरू किया। इससे अप्रोप्रिएट कोई डाटा नहीं होता है। और जहां तक इन्होंने दूसरी बात कही, भूमि अधिग्रहण और अन्य की बात जो इन्होंने कह रिजर्वेशन की बात कही, तो बिल्कुल जाके चेक करिए। 10 मई 1950 को भारत सरकार ने जब शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन की अधिसूचना जारी की है लॉ मिनिस्ट्री से, तब लॉ मिनिस्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, उसमें साफ साफ लिखा है सिर्फ हिंदू शेड्यूल कास्ट को मिलेगा। मगर इन्होंने चोरी से पहले ओबीसी में मुस्लिम घुसेड़ा, फिर सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन में लिखा हुआ है कि मुस्लिम शेड्यूल कास्ट को भी मिलना चाहिए। और अगर बंगाल में 91 जातियों को दिया ओबीसी में, तो 85 मुस्लिम, कोई बोला? ठीक है, कर्नाटक में कह रहे हैं सबको इंक्लूड कर देंगे ओबीसी। कर्नाटक की बात हुई तो बताइए, उस समय नहीं बोलते। कर्नाटक के अंदर जो केस थे हुबली राइट्स के, उन केसेस को विड्रॉ कर लिया वन गो के अंदर कर्नाटक की सरकार ने, एक वोट बैंक की खातिर। तहसीन पूनावाला वो ऐसा एक वोट बैंक है जो इनको भी चाहिए, यानी आम आदमी पार्टी को भी चाहिए, जो सपा को भी चाहिए, जो टीएमसी को भी चाहिए, जो अब शिवसेना की उद्धव ठाकरे गुट को भी चाहिए। इसीलिए सब आपको टारगेट कर रहे हैं, इसीलिए प्रियंका चतुर्वेदी ने भी टारगेट करा, अरविंद केजरीवाल ने भी करा, साकेत गोखले ने भी करा। देखिए, सबसे पहली चीज, ईपीएफओ का डेटा नौकरियों का देने का कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, बिल्कुल नहीं है सुधांशु जी। ईपीएफ उसमें बहुत टेक्निकल चीज है, ये डेटा नहीं है। अगर ये डेटा होता, आप सोचिए रशिया और इजराइल, वहां पे आर्मी में भर्ती होती, यंगस्टर्स क्यों जा रहे हैं? भाजपा इसी तरह से आपको बहकाती है। इनके सारे नेता के बच्चे विदेश में पढ़ते, अंग्रेजी में पढ़ते। आप लोगों को कहते हैं कि सड़क पे आइए, तलवार उठाइए, बिल्कुल, लेकिन वो दंगे नहीं लड़ाता, वो दंगे नहीं करवाता है। और दूसरी साइड पे ओवैसी साहब के बच्चे भी अब्रॉड पढ़ते हैं। अगर धर्म और कौम खतरे में है, तो इनके बच्चे तलवार लेके क्यों नहीं उतरते? इनके बच्चे क्यों लंदन और अमेरिका जाते पढ़ने के लिए? ये सोचिए आप लोगों को। आपके पास नौकरी नहीं। आपने कहा कि योग्य होगे तो नौकरी मिलेगी, आपने कहा, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखता हूं। क्या हाईकोर्ट के जजेस सारे योग्य है? नहीं, सारे जजेस बराबर है। लेकिन जितने भी वर्तमान में हाईकोर्ट है, मैं तो सरकार पे भी दोष नहीं डाल रहा हूं, जितने भी हाईकोर्ट है, कितने दलित वहां पे चीफ जस्टिस है? क्या ये सवाल उठना चाहिए, नहीं उठना चाहिए? आज सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 75 ईयर्स से, मैं आप पे वापस आरोप नहीं डाल रहा हूं, पिछले 75 ईयर्स की हिस्ट्री में कितने दलित भाई बहन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने? क्यों नहीं बने? अगर वो जजेस बन सकते, सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्यों नहीं बन सकते? वर्तमान में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कितने दलित वाइस चांसलर्स हैं? उत्तर प्रदेश ले लीजिए, जैसे सर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कितने एसपी को डिस्ट्रिक्ट मिला है जो दलित है? क्यों उनको नहीं मिलता? वो एसपी तो बनते, उनको डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? कितने डीएम है? क्यों उनको उनका अधिकार नहीं मिलता? कास्ट सेंसस जब माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा था 2014 के बाद रिलीज होगा, वो डेटा इनके पास, माननीय अरुण जेटली जी ने कहा था, अमित शाह जी ने कहा था, क्यों उसको रिलीज नहीं करते? कर्नाटक में है, सॉरी अमित जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, आप कंफ्यूज राहुल गांधी को रिलीज नहीं करते? क्यों रिलीज नहीं करते? जो भाई ने कहा, ओके, मैं एक 2011 में कास्ट सेंसस हुआ इनके हिसाब से, बताइए भारत सरकार में कितने सेक्रेटरी थे? 139। कितने एससी थे? 2। एससी 0, एसटी 2, ओबीसी 0। किसकी सरकार थी? बोलो।
तब जांच नहीं की नहीं। आज कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? सुनिए 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 सर, एक मिनट आज कैबिनेट सेक्रेटरी 1987 बैच का, तब आपकी पार्टी नहीं, आपके पिताजी की सरकार थी। बोलिए कितने SC/IS थे? उसी में से तो बनेंगे आके। और मैं पूछता हूं, राजीव गांधी फाउंडेशन में कितने SC OBC हैं? बोलो। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल पर कैबिनेट थी, उसमें कितने SC OBC हैं? ठीक है, आपके पास भी आ रहा हूं। तहसीलपुर वाला आपके पास आ रहा हूं। एक सेकंड आ रहा हूं। एक सेकंड 10 सेकंड। सुधांशु जी ने बिल्कुल सही कहा। सुनिए, 16 मई 2014 को जिस दिन कांग्रेस ने रिजाइन किया, आप अपनी कैबिनेट के 3 OBC मिनिस्टर बताइए। मैं सुधांशु तीन नहीं थे, सिर्फ एक थे, वीरप्पा मोइली। ये है दिखाने का चेहरा और खाने का चेहरा। और मैं एक पूरी बात कर दूं सर, राहुल गांधी जी अमेठी से पिछली बार हार गए थे, इस बार रायबरेली से लड़े। एक उनके अधिकार में था, जिसको चाहे अमेठी दे दें, जिसको चाहे वायनाड दे दें, तो एक SC को दे देते, OBC को दे देते ना, एक अपनी बहन जी को और एक अपने विश्वस्त सहयोगी को। ये है जातिवाद परिवार को। 10 सेकंड। जैन सुधांशु जी ने कहा 2011 में कितने सेक्रेटरीज थे? अगर डेटा नहीं था इसलिए तो डेटा निकाला गया। अब जैसे सुधांशु जी के पास डेटा है, क्योंकि सुधांशु होता है, करेक्ट होता है ना। समय यहाँ खत्म हो रहा है और कुछ आप बात करना चाहते हैं तो बात कहिए, सवाल नहीं। सवाल है इनसे, आम आदमी पार्टी के विधायक से। जी, बोलिए। ऐसा कहा जाता है कि हर अच्छे काम की शुरुआत अपने घर से होती है, तो अब तक दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला बन गई है, क्या घर में जो स्वाति मालीवाल के साथ हुआ था इंसाफ दिलाएंगे महिला? एक झूठा केस है वो, तो झूठा केस है। ठीक है, इनका गड़ा, ठीक है, वो विषय भी नहीं है। चलिए, इनका गड़ा वो केस है, लास्ट लाइन, बिल्कुल आखिरी दौर है। अगर केस है, अगर ये बात आतिशी मर्देना कहती है कि असली सीएम केजरीवाल हैं, तो संविधान खतरे में है कि नहीं? ये संविधान का अपमान है कि नहीं? जो मुख्यमंत्री की शपथ ली जाती है, वो कहता असली सीएम ये है। यही होता है। और यही था जब ये कहते थे सुपर पीएम कह के मनमोहन सिंह जी के जमाने में मजाक उड़ाते थे, आज सुपर सीएम इनके यहां हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल ये देश है हमारा को यही समाप्त कर देते हैं। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा, लेकिन आज का सवाल बहुत मौजूद है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस जनादेश का क्या संदेश है? क्या वाकई मोदी लहर कायम है? क्या यह संदेश है? फिलहाल इतना ही। ये देश है हमारा में आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट, वंदे मातरम।